हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 27। वंश, सारिका, काशी आई और अंजलि शॉपिंग करने निकल गए। दिन भर वंश उन्हें लेकर घूमता रहा। उसने मुन्ना को फोन किया तो पता चला कि वह भी शक्ति और अनु के साथ शॉपिंग के लिए आया हुआ है। सगाई से पहले काशी के घर वालों ने शक्ति को और काशी को एक दूसरे से मिलने के लिए मना किया था, इसलिए दोनों अलग अलग ही शॉपिंग कर रहे थे। काशी ने सगाई में पहनने के लिए बहुत ही प्यारा सा लहंगा खरीदा और उसकी फोटो तुरंत शक्ति को भेज दी। अरे अरे, जेका किया, शक्ति को फोटो काहे भेजी? आई ने पूछा। अरे आई, सगाई से पहले हम दोनों मिल नहीं सकते, फोटो तो भेज सकते हैं ना। और जब तक हम फोटो नहीं भेजेंगे शक्ति मैचिंग के कपड़े कैसे लेगा? काशी ने कहा तो आई उसकी ओर झुकी और कहा, अरे हम तो तुम्हारे बाबा को शादी के बाद देखे थे, वो भी का जमाना था। क्या बात है आई, आप तो बड़ी रोमांटिक थी अपने जमाने में, काशी ने मजाक करते हुए कहा। काशी, तुम्हारी बातें हो गई हो तो हम कुछ और कपड़े देखें? सारिका ने दोनों को खुसर फुसर करते देखा तो कहा। काशी और आई ने अपनी बातें बंद कर दी। सारिका मुस्कुराने लगी। दोपहर का खाना सबने बाहर ही खाया। उधर घर में सगाई की तैयारियां चल रही थी और सुबह से शिवम 10 बार सारिका को फोन करके पूछ चुका था कौन सा बंदोबस्त कैसे करना है। खरीदारी करते करते शाम हो चुकी थी और हमारे वंश बाबू तो अब तक थक चुके थे। शाम में घर जाने से पहले सभी आरती देखने घाट चले आए। वंश जिसे घाट जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने गाड़ी में हल्का सा म्यूजिक चलाया और थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। वह मस्त वहीं सो गया। सभी घर वाले नीचे चले आए जहां मां गंगा की आरती हो रही थी। भीड़ होने की वजह से सारिका आई के साथ ऊपर सीढ़ियों पर रुक गई। काशी और अंजलि नीचे आई। काशी ने एक दीपक लिया और उसे जलाकर अपनी हथेली में रख लिया। अंजलि भी उसके बगल में खड़ी थी। काशी तो पूरी तरह से गंगा मां की आरती में खो चुकी थी। तभी उसके दाईं ओर खड़े शक्ति ने खांसने का नाटक किया। काशी ने अपने बगल में देखा, अपने हाथ में पूजा का दीपक लिए शक्ति खड़ा था। उसे देखकर काशी का चेहरा खिल उठा। उसने सोचा नहीं था कि शक्ति यहां आएगा। उसने हैरानी से पूछा, तुम कब आए? वो बाद में पूछना, पहले चलो इन्हें साथ साथ गंगा में प्रवाहित करते हैं, शक्ति ने कहा। काशी ने सुना तो पलटकर सारिका की तरफ देखा। सारिका काशी के मन के हालात अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने काशी को शक्ति के साथ जाने का इशारा कर दिया। काशी खुशी खुशी शक्ति के साथ आगे बढ़ गई। अंजलि भी उनके साथ चली आई ताकि दोनों के अच्छे अच्छे फोटो निकाल सके। शक्ति और काशी दोनों ने एक साथ गंगा में दीप प्रवाहित किए। दोनों बहते हुए एक सित में चले जा रहे थे और गंगा का पानी उनके पवित्र रिश्ते को सहमति प्रदान कर रहा था। शक्ति और काशी दीप प्रवाहित करके वापस अंजलि के पास आए तो अंजलि ने शक्ति की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपकी इकलौती साली हूं। जीजा जी, तुम बहुत क्यूट हो, शक्ति ने अंजलि से हाथ मिलाते हुए कहा। आप भी बहुत हैंडसम है और आपकी और काशी की जोड़ी बिल्कुल राम सीता जैसी है, किसी की नजर ना लगे। बड़ी मामी जी और नानी माँ भी आए हैं, वहां ऊपर हैं, चलिए, अंजलि ने कहा। नहीं, अभी हम उनसे नहीं मिल सकते, हम सगाई में मिल लेंगे। काशी, हम चलते हैं, मुन्ना बाहर हमारा वेट कर रहा है, शक्ति ने कहा तो काशी ने मुस्कुराते हुए हामी में सर हिला दिया। शक्ति ने काशी का सर सहलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अंजलि ने कहा, जीजा जी तो बहुत सुंदर है काशी, और कितने अच्छे भी हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, अब चलो चलते हैं, काशी ने कहा और अंजलि के साथ आगे बढ़ गई। सभी घाट से बाहर निकल गए। काशी ने धीरे से सारिका को थैंक यू बोला तो सारिका मुस्कुरा दी। जिन एहसासों से काशी अभी गुजर रही थी, सालों पहले सारिका उनसे गुजर चुकी थी। गाड़ी के पास आकर सारिका ने देखा वंश बड़े ही आराम से गाड़ी में सो रहा है। सारिका को वंश पर प्यार आने लगा क्योंकि आज पूरा दिन वह सबके साथ मार्केट में जो घूम रहा था। उसने वंश को उठाया और साइड वाली सीट पर बैठने को कहा ताकि खुद गाड़ी चला सके। सारिका सबको लेकर घर पहुंची। सभी अपने अपने सामान के साथ अंदर चले गए और सारिका घर के पीछे वाले खाली मैदान की तरफ चली आई।
जहां शिवम सुबह से सगाई के लिए सभी अरेंजमेंट्स करवा रहा था। आधे से ज्यादा काम हो चुका था। सारिका को देखते ही शिवम उसकी तरफ चला आया। सारिका ने देखा गर्मी की वजह से शिवम के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही है, तो उसने अपनी साड़ी के पल्लू से शिवम के माथे को पोंछते हुए कहा, बेटी की सगाई में इतना काम कर रहे हैं कि आपको परवाह भी नहीं है। सरू, काशी हमारी बेटी है, उसकी सगाई में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सब अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। आप सब लोग मार्केट से हो आए? शिवम ने पूछा। हाँ, सब आ गए। वंश की तो हालत ही खराब हो गई, उसे इन सब की आदत नहीं है। सारिका ने कहा, आदत पड़ जाएगी जब उसकी भी शादी होगी और उसे भी परेशान करने वाली कोई इस घर में आ जाएगी। शिवम ने कहा, मतलब हम आपको परेशान करते हैं? सारिका ने प्यार भरी नजरों से घूरते हुए पूछा। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन हमें अच्छा लगता है। अच्छा, काशी को जो चाहिए था उसने लिया? शिवम ने फिर पूछा। हाँ शिवम जी, काशी को जो चाहिए था वो उसने सब ले लिया, सारिका ने कहा। और आपने? शिवम ने पूछा। अगर हमारे पास आप हैं तो सब है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सारिका ने प्यार से कहा। शिवम ने सुना तो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, ऐसी बात करके आप हमेशा हमें खामोश कर देती हैं। हम जानते थे आप ऐसा ही कुछ जवाब देगी, इसलिए हमने आपसे कुछ मंगवाया है। हमारे कमरे में रखा है, जाइए देखिए। शिवम ने कहा तो सारिका की आंखें खुशी से चमक उठी। शिवम ने सारिका की जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी थी, हमेशा उसके मांगने से पहले ही लाकर दे दिया। पर कभी कभी अचानक से यूं तोहफे देना सारिका के मन में एक अलग ही एहसास जगा देता था। वह अंदर आई और देखा बिस्तर पर एक बॉक्स रखा था। सारिका ने उसे खोलकर देखा, उसमें एक बनारसी साड़ी थी। सारिका ने उसे छूकर देखा, ये वही एहसास, वही सुकून था जो पहली बार शिवम की दी साड़ी पहनकर हुआ था। सारिका ने उसे उठाकर अपने कंधे पर रखा तो काशी ने अंदर आते हुए कहा, वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, हमारी सगाई में आप यही पहनना, आप इसमें बहुत सुंदर लगेंगी। हाँ, पहनेंगे क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे पापा की पसंद जो है। सारिका ने साड़ी को वापस बॉक्स में रखते हुए कहा, माँ, आप पापा से बहुत प्यार करती है ना? काशी ने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो पापा बहुत लकी है ना माँ, क्योंकि हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। अरे बाप रे, हम तो भूल ही गए, हम ना गौरी को फोन करके आते हैं। कहते हुए काशी उठी और वहां से चली गई। इस लड़की की सगाई होने जा रही है, लेकिन इसका बचपना अभी तक नहीं गया, इसे हमेशा खुश रखना महादेव, सारिका ने कहा और बिस्तर पर रखे कपड़े उठाकर कबर्ड में रखने लगी। इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रिया, रितु, जल्दी चलो, ट्रेन चलने वाली है। गौरी ने अपना सूटकेस संभाले आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ हाँ, चल रहे हैं, एक तो ये बैग इतने भारी हैं, बाप रे। रितु ने अपना भारी भरकम बैग खींचते हुए कहा। अब तुम दोनों आधा बैग सिर्फ मेकअप किट से भर लोगी तो वो तो भारी होगा ना। चलो रखो अपना बैग अंदर और ट्रेन में चढ़ो। गौरी ने अपना बैग अंदर रखते हुए कहा। रितु और प्रिया भी अपना बैग लेकर ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के चलने में अभी 2 मिनट बाकी थे, इसलिए गौरी सामने के स्टोर से पानी की बोतल लेकर आई और ट्रेन में चढ़ गई। तीनों अपनी सीटों पर आकर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। ये काशी ने अचानक से सगाई क्यों प्लान कर ली? रितु ने कहा। उस लड़की के दिमाग का कुछ पता नहीं, कब क्या कर बैठे। वैसे उसे इतनी जल्दी एंगेज नहीं होना चाहिए था, अभी तो उसकी पढ़ाई बाकी है और कितना कुछ करना है लाइफ में। एंगेज होने के बाद वही फोन कॉल्स, मिलना जुलना, अपनी पर्सनल लाइफ तो जैसे रहती ही नहीं। प्रिया ने कहा। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, काशी जिससे प्यार करती है वो लड़का इंदौर में एसीपी है और ये सगाई काशी के घर वाले चाहते हैं, इसलिए हो रही है। वैसे भी काशी को उसका प्यार मिल रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? गौरी ने कहा। हाँ, ये बात तो है, वैसे वहां मुन्ना भी है, तो तुम उससे मिलकर सब शॉर्ट आउट कर लेना। रितु ने कहा। हाँ, जैसे ये जाकर उससे पूछेगी और वो इसे बता देगा। अगर कोई छोटी वजह होती तो मुन्ना ऐसा नहीं करता, जरूर कोई बड़ी वजह होगी। और सबसे पहले तो तुम्हें यह पता लगाना है कि वो तुमसे प्यार करता भी है या नहीं।
प्रिया ने कहा। वो करता है, गौरी ने कहा। ऐसा तुम्हें लगता है, अगर करता तो वो तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं करता। अब सुनो मेरी बात, बनारस जाकर तुम उसे बिल्कुल भाव मत देना, उल्टा तुम उसे जलाना, उसे एहसास दिलाना कि वो गलत है, फिर देखना वो कैसे आता है तुम्हारे पास, प्रिया ने कहा। और अगर वो फिर भी नहीं आया तो? रितु ने बीच में बात काटते हुए कहा। प्रिया ने उसे घूरा और कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो। गौरी, मेरी बात सुनो, ऐसे मामले में दो बातें हो सकती है, या तो मुन्ना की जिंदगी में कोई और लड़की है, या फिर वो तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। अब जैसा कि मुन्ना है, उसे देखकर लगता नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की होगी, तो बचा दूसरा ऑप्शन। तो बस तुम्हें पता लगाना है कि इसके पीछे की वजह क्या है, प्रिया ने कहा। गौरी को प्रिया की कही बातें कुछ समझ आ रही थी और कुछ नहीं, लेकिन उसने फिर भी हाँ में सर हिला दिया। वाह, तुम तो लव गुरु बन गई हो, रितु ने कहा तो प्रिया हंसने लगी और फिर तीनों दोस्त बैठकर सफर का मजा लेने लगी। रितु प्रिया ही कुछ न कुछ कहते जा रही थी और गौरी वो बस खिड़की से बाहर देखते हुए मुन्ना के बारे में सोच रही थी। सुबह वंश जल्दी उठ गया। उसने गौरी को लेने स्टेशन जो जाना था। वह तैयार होकर जैसे ही नीचे आया, काशी ने कहा, वंश भैया, वो हमारी कुछ दोस्त आई हैं, क्या आप उन्हें लेने चले जाएंगे प्लीज? काशी, वैसे तो मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन तुम कहती हो तो चला जाता हूं। क्या वो लोग पहुंच चुके हैं? वंश ने अनजान बनते हुए कहा। हालांकि वह खुद भी गौरी के लिए स्टेशन जाना चाहता था। हाँ, बस पहुंचने वाले ही हैं, आप अभी निकलो, कहते हुए काशी किचन की ओर चली गई। वंश ने भी गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। वंश गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। घर से कुछ ही दूर चला था कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वंश ने हताश होकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी से बाहर चलाया। उसने घड़ी में टाइम देखा और बड़बड़ाया, अब तक तो गौरी पहुंच चुकी होगी। कहां मैं उस पर इंप्रेशन जमाने वाला था और कहां ये गाड़ी। वंश अभी भी बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसे सामने से अपनी जीप में मुन्ना आता दिखाई दिया। वंश ने उसे रोका और बगल में बैठते हुए कहा, अच्छा हुआ तू आ गया, अब जल्दी चल स्टेशन। कोई आ रहा है क्या? मुन्ना ने जीप घुमाते हुए पूछा। हाँ, गौरी आ रही है, वंश ने साइड मिरर में देखकर अपने बाल ठीक करते हुए कहा। गौरी का नाम सुनते ही मुन्ना का दिल धड़कने लगा। काशी की सगाई में गौरी भी आएगी, ये बात वह कैसे भूल गया। मुन्ना ने एकदम से ब्रेक लगाया और कहा, एक काम करो, तुम ये जीप लेकर चले जाओ, हम पैदल चले जाएंगे। क्यों, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? ओह अच्छा, तुम शायद हम दोनों के बीच नहीं आना चाहते। ऐसा कुछ नहीं है मुन्ना, अभी मैंने गौरी से अपने दिल की बात कही भी नहीं है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। वैसे भी तुम्हें अपनी होने वाली भाभी से मिलना चाहिए। अब ज्यादा भाव मत खाओ और चलो चलो ना प्लीज, वंश ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। गौरी आ रही है ये जानकर ही मुन्ना की हालत खराब थी। उस पर वंश उसे स्टेशन चलने को कह रहा था। वंश के साथ स्टेशन जाने के अलावा मुन्ना के पास कोई चॉइस भी नहीं थी, इसलिए उसने ब्रेक से पैर हटाया और आगे बढ़ गया। दोनों स्टेशन पहुंचे। गौरी, रितु और प्रिया अपने अपने बैग्स लिए स्टेशन से बाहर ही खड़ी थी। गौरी को देखते ही मुन्ना का दिल धड़कने लगा। वह जीप से नीचे उतरा और वहीं खड़ा हो गया। गौरी ने मुन्ना को देखा तो उसके दिल को तसल्ली मिली कि मुन्ना ठीक है। उसका दिल किया दौड़कर जाए और उसके गले लग जाए और उससे पूछे कि आखिर क्यों वह उसे इतना सता रहा है, लेकिन गौरी ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। वंश मुस्कुराते हुए इन तीनों के पास चला आया। रितु और प्रिया ने हाथ हिलाकर वंश को हाय कहा। जवाब में वंश ने भी हाथ हिला दिया, लेकिन उसकी नजरें तो गौरी पर थी। सादगी में भी गौरी कितनी प्यारी लग रही थी। प्रिया ने कुछ ही दूर खड़े मुन्ना को देखा तो उसे अपना प्लान याद आया और उसने गौरी को इशारा किया। गौरी ने एक नजर मुन्ना को देखा, वह उसी ओर देख रहा था। क्योंकि प्रिया के प्लान के मुताबिक बनारस आकर गौरी को मुन्ना को जलाना था, इसलिए उसने आगे बढ़कर वंश को गले लगाते हुए कहा, कैसे हो वंश? वंश की तो एक पल के लिए जैसे धड़कनें ही रुक गई थी। उसने सोचा नहीं था कि सुबह सुबह उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है।
मुन्ना ने जब देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। हालांकि वंश था उसका भाई, पर गौरी के करीब जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने नजरें घुमा ली। प्रिया और रितु की नजर मुन्ना पर ही थी। उन्होंने अपना प्लान सक्सेस होता नजर आ रहा था। गौरी वंश से दूर हटी। वंश की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। सबको अपना दीवाना बनाने वाला वंश आज गौरी के सामने खामोश खड़ा था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 27। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर। और फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगी कि तबीयत खराब होने की वजह से मेरी आवाज काफी चेंज हो चुकी है और बीच बीच में कई ज्यादा फ्लोज भी हैं, तो इग्नोर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही।